guys, this is Nusrat and you are watching NK Edukia. Guys, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपके आएंगे ही आएंगे। 10 में से 4 क्वेश्चंस 100% ग्रांटेड, 10 में से 4 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन चुन कर लाई हूँ। सो प्लीज आप इसे एंड तक देखें, बने रहें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई इन माई कमेंट सेक्शन कि 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। प्लीज राइट इट टू मी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे क्या कहता है? इट इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, सो टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ एटमोस्फेयर इट इज केप्ट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहते हैं कि ये एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है जो अगर इसे हम हवा में छोड़ दें, अगर एयर के एक्सपोज में लाते हैं तो ये आसानी से आग पकड़ लेती है, राइट। सो एटमोस्फेयर की मीन्स एक्सपोजर से बचाने के लिए हम इसे पानी में रखते हैं, केप्ट इन वाटर। ये कौन सा ऐसा नॉन मेटल है? ऑप्शन 4 आपके पास है। क्या सल्फर है, क्या हाइड्रोजन है, क्या क्लोरीन है, क्या फास्फोरस है? दिस इज रॉन्ग। सल्फर नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है। फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है गाइस जो बहुत ही रिएक्टिव है। इसे अगर एयर के एक्सपोज में छोड़ दिया जाए, एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया जाए तो ये आसानी से आग पकड़ लेती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गाइस, द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच इज वन ऑफ देम? पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इन प्लास्टिक से। ओके, इन्हें हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, तो इनमें से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन कौन है इसमें से? गाइस समझते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी ये है, इन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक। इन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। और बेकेलाइट एंड मेलामाइन इसे कहते हैं, बेकेलाइट एंड मेलामाइन को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेकेलाइट। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है ओके जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट वाले फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होना चाहिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, कौन कौन है? तो देखते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन है, पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट है। विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के आए हुए आपको अट्रैक्ट कर लेगा। ये जैसे कि आप कॉम को जैसे ही आप रब करते हैं, ये पेपर की पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती है। जब कंघी आप अपने सरों पे रूखे बाल पे अगर आप लगाते हो, 2-3 बार लगाते हो और पेपर के पास लाते हो तो इसे अट्रैक्ट कर लेती है। दूर से ही अट्रैक्ट करती है ना, तो ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हम बॉल को ऊपर उछालते हैं, फेंकते हैं, बॉल नीचे की ओर आ जाती है। ओके, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, मीन्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए लग जाती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा मैग्नेटिक फोर्स, बच्चे यूजुअली हम सब बच्चे जब हम बच्चे थे अपने बचपन में मैग्नेट लेकर ओके और कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट को लेकर के हम अट्रैक्ट करवाते थे, राइट। तो दूर से ही हम आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट कराने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, सो कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट वाला हमारा हो जाएगा मस्कुलर फोर्स। जैसे कि अगर आप पेन और पेंसिल से लिखते हैं तो मस्कुलर फोर्स के कांटेक्ट में आना पड़ता है, मसल्स के कांटेक्ट में आना पड़ता है। सो ये हो गया मस्कुलर फोर्स हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये है मस्कुलर फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में 1, 2, 3 है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ नॉन कॉन्टैक्ट है, और ये नॉट नॉन कॉन्टैक्ट जो नॉन कॉन्टैक्ट नहीं है मीन्स कॉन्टैक्ट है।
दैट इज मस्कुलर फोर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 कहता है एंथ्रैक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉच। क्वेश्चन कहता है कि एंथ्रैक्स डिजीज एक बैक्टीरियम के थ्रू होती है जिसका नाम है बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्स। बैसिलस एंथ्रैक्स एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एंथ्रैक्स डिजीज होती है। इसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किया? एडवर्ड जेनर ने? नो, एडवर्ड जेनर ने नहीं किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? नो। लुइस पास्चर? नो। ये सारे ने, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनकी अलग अलग डिस्कवरी है। लुइस पास्चर का पास्चराइजेशन है। हु डिस्कवर्ड एंथ्रैक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्स। जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि एंथ्रैक्स डिजीज बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्स से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ऑप्शन है चेन पंप, मोड, ड्रिप सिस्टम, रहट। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से ऐसे मेथड ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई की मेथड है जो ट्रेडिशनल नहीं है, परंपरागत नहीं है। कि यू नो गाइज, हम सब जानते हैं कि चेन पंप, मोट, रहट, क्योंकि हम सुन रखे हैं सुनकर रहट की आवाजें। जो टू ऑक्सन मिल करके ये 2 ऑक्सन होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं। जब ये गोल गोल घूमते हैं तो चक्री भी घूमती है। जब चक्री घूमती है तो वो अपने साथ बकेट लेकर आती है फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ पानी, बकेट से भरा हुआ पानी या और कुछ हम लगा लेते हैं उसमें। तो रहट और चेन पंप और मोड ये है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। लेकिन ड्रिप सिस्टम ये है मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर रबी क्रॉप्स। पिक आउट द रबी क्रॉप्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉप्स। ऑप्शन है पैडी, मस्टर्ड, सोयाबीन, नन ऑफ देम। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि जो क्रॉप्स विंटर में हम सर्दियों में लगाते हैं उन क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। इनमें से रबी क्रॉप्स कौन कौन से हैं? गाइज ये रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में हमेशा कंफ्यूजन होती है। सो बहुत ही ध्यान से आप इसे अपने माइंड में सेट करें। याद रखें कि पैडी और सोयाबीन ऐसे क्रॉप्स हैं जो जून टू सितंबर के बीच में लगाए जाते हैं, यानी यू कैन से मानसून सीजन में लगाते हैं। लेकिन मस्टर्ड इज अ सच टाइप ऑफ क्रॉप्स। मस्टर्ड, सरसों एक ऐसा क्रॉप है जिसे हम विंटर में लगाते हैं, सर्दियों में लगाते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मस्टर्ड हमारा रबी क्रॉप्स है। रबी क्रॉप्स को याद रखना है। विंटर याद रखो कि जिस आप सोच सकते हैं कि विंटर सर्दियों में कौन से क्रॉप्स होते हैं। हम मस्टर्ड सरसों के साथ खाते हैं ना, मोस्टली विंटर सीजन में ही खाते हैं। तो याद रखना है कि जब भी मस्टर्ड आए तो विंटर याद करें। जब विंटर याद करेंगे तो रबी सीजन आपके माइंड में सेट हो जाएगी। चलिए तो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट है, मस्टर्ड हमारा रबी क्रॉप्स है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं लॉर्डनेस ऑफ अ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। लॉर्डनेस ऑफ अ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड हर्ट्ज, डेसिबल, मीटर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कहते हैं कि साउंड की लॉर्डनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं किस में? लॉर्डनेस ऑफ साउंड की लॉर्डनेस का मीन्स की यूनिट क्या है? साउंड की लॉर्डनेस को हम किस में मेजर करते हैं? इसकी यूनिट क्या है? साउंड की लॉर्डनेस हम किस में मेजर करते हैं? क्या यूनिट है? क्या ये हर्ट्ज है? नो, हर्ट्ज नहीं है, क्योंकि हर्ट्ज इज ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है, फ्रीक्वेंसी। मीटर है? मीटर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मीटर लेंथ की ऐसा यूनिट है। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। नन ऑफ देम ये भी रॉन्ग है। डेसिबल इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट ऑफ लॉर्डनेस ऑफ साउंड, लॉर्डनेस ऑफ साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। लॉर्डनेस ऑफ साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अरेंज फोर्सेज ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, फ्रिक्शन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। देयर अरेंजमेंट इज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। 4 ऑप्शन है हमारे। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है गाइस कि फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करने हैं। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रिक्शन वाले को अरेंज करने हैं, देन उससे कम वाले, देन उससे और कम वाले। तो याद रखें दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉलर है
और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉलर है। इट मीन्स क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, हाईएस्ट है, तो हम रिटर्न करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद हमारा आएगा, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद हम करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद होगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद है रोलिंग फ्रिक्शन। इट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? सबसे पहले स्टैटिक, देन स्लाइडिंग, देन रोलिंग। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्शन स्टैटिक में होती है, देन स्लाइडिंग में होती है, देन रोलिंग में होती है। इट मीन्स हम देख सकते हैं ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। सबसे पहले स्टैटिक, हाईएस्ट स्टैटिक में होती है, देन स्लाइडिंग, देन रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ सिंपल पेंडुलम मेक्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड्स। व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन? 4 ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ओके, एक सिंपल पेंडुलम है जो क्या करती है, एक पेंडुलम कितनी ऑसिलेशन करती है, 10 ऑसिलेशन 20 सेकेंड में। हमें निकालना है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू व्हाट, ओके। चलिए कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम करते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन। दोलन को दोलन भी कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन को डिवाइड करेंगे टाइम से। नंबर ऑफ ऑसिलेशन को डिवाइड करते हैं टाइम से। ऑसिलेशन कितनी हमारी यहाँ पे 10 है, 10 को 20 से डिवाइड करेंगे। जब हम 10 को 20 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/2, और 1/2 को 2 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 0.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है 0.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 0.5 हर्ट्ज। हम ऑप्शन 1 में भी देख सकते हैं 0.5 हर्ट्ज है, सेकेंड में भी 0.5 हर्ट्ज है। चलिए फ्रीक्वेंसी तो हो गई। अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या होगी। चलिए एक और फ्रीक्वेंसी की फार्मूला होती है v इक्वल्स टू 1/t। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। t इक्वल्स टू क्या होगी 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 0.5 हर्ट्ज। अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 सेकेंड। टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी थी हमारी 0.5 हर्ट्ज और टाइम है 2 सेकेंड। इट मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. ऑप्शन 4 गिवन है। कहता है कि एक पेंडुलम जो है 40 टाइम्स 4 सेकेंड में ऑसिलेट करता है। 40 टाइम्स क्या है, ऑसिलेशंस है। सेम क्वेश्चन है, हमें निकालने हैं टाइम पीरियड। सेम क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करने हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम इक्वल्स टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू व्हाट। हमें पता है फ्रीक्वेंसी को v से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन को डिवाइड करेंगे टाइम से, ओके। ऑसिलेशन कितनी है हमारी 40 टाइम्स हो रहा है ना, 40 बार अप एंड डाउन कर रहे हैं, और टाइम कितनी है 4 सेकेंड। तो 4 10 जा 40, 10 हर्ट्ज हमें मिल जाती है फ्रीक्वेंसी। चलिए फाइंड आउट करते हैं टाइम पीरियड। अब हमें टाइम भी निकालना होगा, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, टाइम पीरियड देखते हैं। v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी की एक और फार्मूला है, v इक्वल्स टू 1/t, ओके, और t इक्वल्स टू हम कर सकते हैं 1/फ्रीक्वेंसी। सो 1/v, v कितनी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10 हर्ट्ज। जब हम 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, 10 को 1 से डिवाइड करके देखते हैं, 0 पॉइंट यहाँ पे देंगे, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, इट मीन 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। टाइम 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।